Hello everyone. First of all, I welcome to each and everyone in your favorite YouTube channel, which is Haryanvi Physics channel. So let's start today's topic. What we are going to start today? We are going to start today electrostatic. Electrostatic हमारे 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है electrostatic. What is electrostatic? Electrostatic is a branch of physics which deals with the study of static charge. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी 12th क्लास में चलेगा। पूरी 12th क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। एक दो चैप्टर को छोड़ करके एक दो यूनिट है जैसे मॉडर्न फिजिक्स में है या फिर ऑप्टिक्स वगैरह, उनको छोड़ करके बाकी पूरी 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। As you know, it is combination of two words, electro plus static. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, एट रेस्ट। जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज हैं, उनका एनालिसिस इलेक्ट्रोस्टैटिक करती है। उन सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में शामिल किया गया है। जैसे जब चार्ज स्टैटिक रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसका एक पोटेंशियल होता है। ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज और डायनेमिक्स मीन इन मोशन। तो जब एक चार्ज चलता है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स फिनोमिनाज होंगे उन सब को कवर करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब एक चार्ज चलता है तो चार्ज के चलने के कारण करंट बनती है। जब एक वायर में करंट चलती है तो उसके कारण मैग्नेटिज्म बनता है। तो उन सभी को अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उन सभी को अलग चैप्टर में शामिल किया गया, अलग चैप्टर बना दिया गया। तो वो सेक्शन कवर करती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज के मूवमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनकी स्टडी डायनेमिक्स में हम करते हैं। तो हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फर्स्ट ब्रांच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन आज हम देखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ना क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लेट मी टेल यू, जो फिनोमिनाज हम आज देखते हैं वो फिनोमिनाज तो पहले भी हुआ करते थे। जैसे लाइटनिंग देखते हैं, लाइटनिंग इन द स्काई, बिजली जो है आकाशीय बिजली, जब बारिश होती है तो हम बिजली देखते हैं आकाश में। तो वो फिनोमिनाज तो हमारे पूर्वज भी देखते थे पहले से ही। काफ़ी पुराने समय से फिनोमिनाज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हम पहले जो चीज़ देखते थे वो फिनोमिनाज क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है, उन सब का आंसर देने में असमर्थ थे। तो आज तो पता है कि वो फिनोमिनाज क्यों हो रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ से रही होगी।
इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ही माइंड में आता है हमारे, तो हमें ये इच्छा होती है जानने की कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम सुनते ही ये होता है कि हु इन्वेंट द चार्ज, हु डिस्कवर द चार्ज, एंड विच सर्कमस्टांसिस चार्ज इज डिस्कवर्ड। कैसी कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी जब चार्ज को डिस्कवर किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है डेवलप होने में, इस थ्योरी को कि चार्ज आता है किसी चीज़ के ऊपर, इस थ्योरी को डेवलप होने में 100 साल, 200 साल, 500 साल नहीं लगे। इस थ्योरी को डेवलप होने में कम से कम 2,500 से 3,000 साल लगे हैं। ये लगभग 2,500-3 हज़ार साल का एफर्ट है अपना। इट इज़ एफेक्ट ऑफ ईयर्स, कई सालों का एफर्ट है अपना। तो हिस्ट्री ऑफ चार्ज को हम थोड़ा सा देखेंगे, पीछे बैक में जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ चार्ज, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1-2 साल का एफर्ट नहीं अपना, इट इज़ ईयर्स ऑफ एफर्ट, कई सालों का एफर्ट है। तो इट इज़ अबाउट 2600 ईयर्स एफर्ट। 1-2 साल, 100 साल, 200 साल की मेहनत नहीं अपनी, लगभग 2600 सालों की मेहनत है अपनी। तो पुराने टाइम से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर थ्योरी कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। हिस्ट्री ऑफ चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज में मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ 2600 साल पहले। तो मैं आपको बताऊँ कि जो फिनोमेनाज आज हो रहे हैं, वो फिनोमेनाज तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जो लोग थे वो अनआंसर्ड थे। उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते थे कि वो फिनोमेना किस रीजन से हो रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि उनके पीछे का रीज़न क्या है। उनके पीछे का रीज़न है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ना है, जो अपनी 2,500-3 हज़ार सालों की मेहनत है। तो पुराने टाइम से ही जो लोग थे वो फिनोमेनाज को ऑब्जर्व करते थे। तो मोस्टली 4 फिनोमेनाज जो थे वो ऑब्जर्व किए गए लोगों के द्वारा, और वो ही हमने पढ़ने हैं। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम, फ्रॉम ancient time, from ancient times, people were familiar with 4 type of phenomena, 4 types of phenomenons। मोस्टली 4 फिनोमेना लोग जो है वो ऑब्जर्व करते थे, जिनमें पहला फिनोमेना क्या है। पहला फिनोमेना है एम्बर इफेक्ट, एम्बर इफेक्ट। दूसरा फिनोमेना है लाइटनिंग इन द स्काई, दूसरा फिनोमेना है लाइटनिंग। थर्ड फिनोमेना है टॉर्पेडो फिश, टॉर्पेडो फिश, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक रे भी है। इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रिक रे। फोर्थ फिनोमेना है सेंट एसटी इल्मोज, सेंट इल्मोज फायर। तो एक एक फिनोमेना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या। तो फर्स्ट फिनोमेना क्या है, एम्बर इफेक्ट। एम्बर क्या है, एम्बर इज ए प्लांट रेक्सिन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एम्बर जो है वो प्लांट रेक्सिन है। ये इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट है, प्लांट से प्राप्त किया जाता है। पुराने टाइम पे इसके ऑर्नामेंट्स बना के पहना करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो पुराने टाइम पे इसके ऑर्नामेंट्स, लोग इसके ऑर्नामेंट्स बना के पहना करते थे। एम्बर जो है उसमें एक खास विशेष चीज़ देखी लोगों ने। एम्बर में एक
खासियत देखी, तो सबसे पहले जिसने देखी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। थेल्स ने ऑब्जर्व किया तो एम्बर के ऊपर एक खासियत आती थी कि जब एम्बर को जब किसी चीज़ के साथ रब किया जाता था एम्बर को, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती थी, उसके पास एक विशेषता आ जाती थी कि वो छोटे छोटे फीदर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता था। तो ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, लोगों के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, नए लोग इसके बारे में जानते थे कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न पता नहीं था लोगों को कि ये फिनोमेना क्यों हो रहा है। दूसरा फिनोमेना जो है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग इन द स्काई, जो लाइटनिंग हम देखते हैं बारिश के टाइम पे, वो लाइटनिंग, उसके बारे में लोगों के काफ़ी रिलीजियस व्यूज़ थे कि लाइटनिंग जो है वो दैवीय प्रकोप है। जब भगवान को गुस्सा आता है तो टॉर्च जला जला के पापियों को ढूंढ रहा होता है, और अगर किसी आदमी के ऊपर लाइट गिर जाती थी वो कहते थे कि ये पापी है, भगवान ने उसकी इसकी सज़ा दे दी। तो लाइटनिंग के बारे में काफ़ी रिलीजियस व्यूज़ थे लोगों के। लाइटनिंग को लोग दैवीय प्रकोप मानते थे, ये अंधविश्वास था। लेकिन एक्चुअल में ये क्या फिनोमिना है ये हम जानते हैं आज के दिन, ये चार्जेज का ही फिनोमिना है, चार्जेज के कारण होता है। थर्ड फिनोमिना के ऊपर आते हैं टोरपेडो फिश। टोरपेडो फिश एक एक्वाटिक एनिमल है भाई, ये काफ़ी खतरनाक मछली है, समुद्री मछली है ये, जिसको इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं हम। इसकी खासियत क्या है, इसके पास एक विशेषता है। क्या खासियत है इसकी कि ये 220 वोल्ट तक का वोल्टेज जनरेट कर सकती है, और इतना इलेक्ट्रिक शॉक, इतना वोल्टेज, इतना शॉक किसी आदमी को दे सकती है, इतने वोल्ट का झटका किसी को दे सकती है, और अप्रोक्सीमेट 30 एम्पियर तक का करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है। इसकी विशेषता है कि ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस या इतना करंट जनरेट कर सकती है जो कि किसी आदमी को पैरालाइज करने के लिए या उसको जान से मारने के लिए काफ़ी है। तो इसकी ये विशेषता है, इसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रिक रे। ये इतना करंट जनरेट कर सकती है, इतना वोल्टेज जनरेट कर सकती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक रे। इसको समुद्र की चलती फिरती बिजली भी कहा जाता है। तो टोरपेडो फिश जैसी एक दूसरी मछली है इलेक्ट्रिक ईल, इसको इलेक्ट्रिक ईल बोला जाता है। तो ये तो 800 से 900 वोल्ट तक का जो है इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है, ये ऐसी मछली है। यहाँ तक कि टोरपेडो फिश के जो बच्चे हैं वो भी 100 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। टोरपेडो फिश जो है काफ़ी ख़तरनाक है। तो टोरपेडो फिश की इसी खासियत के कारण इसको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। और टोरपेडो फिश जो है वो इतना वोल्टेज जनरेट कैसे करती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो टोरपेडो फिश में अब मैं आपको बता दूं, टोरपेडो फिश में फोटोलाइट सेल्स होते हैं, फोटोलाइट सेल्स। जब ये फोटोलाइट सेल को एक्साइट करती है तो फोटोलाइट सेल के अंदर आयंस होते हैं, फोटोलाइट सेल के आयंस मूव करने लग जाते हैं। तो आयंस के मूव करने के कारण क्या बनता है, करंट बनता है और वोल्टेज जनरेट होती है। तो ये काफ़ी खतरनाक मछली है भाई। और फोर्थ फिनोमेना के ऊपर आते हैं। फोर्थ फिनोमेना क्या है, एसटी इल्मोज फायर। तो सेंट इल्मोज फायर क्या है, तो समुद्र में एक खास फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता था लोगों के द्वारा बोट के शार्प पॉइंट्स के ऊपर। लोगों को ग्रीनिश और येलोइश जो है वो फायर दिखाई देती थी लोगों को, और लोग इसके बारे में भी काफ़ी रिलीजियस व्यूज़ रखते थे कि भूत 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 भागो भूत आया। तो लोग इनको, इस फिनोमेना को लोग भूतिया फिनोमेना मानते थे, ये भूतिया फिनोमेना है। तो मैं आपको बता दूं, सेंट इल्मोज फायर इज़ ए रेयर वेदर नेचुरल फिनोमेना। ये समुंदर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शार्प पॉइंट्स के ऊपर नाव के जो बोट के जो मैस्ट होते थे, मैस्ट ऑफ द शिप, मैस्ट ऑफ द शिप के ऊपर ही दिखाई देता था। मैस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तूल। तो शिप के मैस्ट के ऊपर ही दिखाई देता था। जो वर्टिकल पोल जो होता है वो उसका जो है वो
ऊपर वाला पॉइंट एक शार्प पॉइंट की तरह ही काम करता है। सेंट एल्मोज फायर को जो कोरोना डिस्चार्ज टाइप का एक डिस्चार्ज है ये, तो इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। और ये कंटिन्यूअस काफ़ी टाइम तक ग्लो दिखाई देता है, इसको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस ग्लो डिस्चार्ज भी इसका दूसरा नाम है, ग्लो डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, ग्लो डिस्चार्ज। तो ये फिनोमेना होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जब समुद्र में कोई ख़ास कंडीशन बनती थी, जैसे टोर्नेडो वगैरह आता था, तो टोर्नेडो के आने के कारण क्या हो जाता है कि ग्राउंड और क्लाउड्स के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने के कारण क्या होता है कि एयर जो होती है आसपास की शार्प पॉइंट्स के आसपास की जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है। हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होता है कि एयर के एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खींचे आते हैं और फ्रिक्शन के कारण वो चलते हुए आते हैं, तो ये ग्लो जो है वो दिखाई देता है। ये बेसिकली मैश के ऊपर ही दिखाई देता है। मैश क्यों होते हैं? वर्टिकल पोल खड़े किए जाते हैं शिप के, वर्टिकल पोल्स के ऊपर कॉर्नर टाइप ही है वो, समझिए कॉर्नर बनते हैं ऐसे कॉर्नर्स के ऊपर। तो वो पोल क्यों खड़े किए जाते हैं? ये शिप के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े किए जाते हैं। मतलब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब कपड़े वगैरह लगाए जाते थे, कपड़ा वगैरह रोकने के लिए जो वायर लगाई जाती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये खड़े किए जाते थे, ताकि कपड़ा लगाया जाए बोट के और वाइंड एनर्जी का यूज़ करके उसको उस डायरेक्शन में बिना किसी एनर्जी की सहायता से फ्रीली मूव किया जाए, फ्रीली चलाया जाए इन द सी, समुंदर में। इसलिए मैश यूज़ किए जाते थे, मस्तूल जिनको बोलते हैं, बोट के ऊपर वर्टिकल पोल जो खड़ा होता है, और उन्हीं के ऊपर ये फिनोमेना होता था। ये क्यों होता है? ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने के कारण एयर के जो एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मोस्टली हम इसको क्या नाम दे सकते हैं कि आयनाइजेशन ऑफ एयर, आयनाइजेशन ऑफ एयर के कारण ये फिनोमेना होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपने ये फिनोमेना पढ़ा हुआ है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड को आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस या हाई वोल्टेज अगर आप दे देते हो तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो गैस इसमें भरी हुई है वो आयनाइज होती है, उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो, फ्लोरेसेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में। तो ये सब फिनोमेना होते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हो कि ये वही होता है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आप इसको समझ सकते हो। तो इन चारों फिनोमेनाज को लोग ऑब्जर्व करते थे, और ये क्यों होते हैं उनका आंसर देने में क्या थे, वो असमर्थ थे कि इनके पीछे का रीज़न क्या है, वाई आर दे हैपनिंग, ये क्यों हो रहे हैं। आज हम जानते हैं इन सभी के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, ये सब एक ही चीज़ के कारण हो रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके कारण ये चारों फिनोमेना हो रहे हैं। अब इसके ऊपर आते हैं एम्बर इफेक्ट। शुरू में एम्बर को जिसने ऑब्जर्व किया कि एम्बर में एक विशेषता आती है, एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी आती है, अब एक बार एम्बर इफेक्ट को देखते हैं कि एम्बर इफेक्ट के बारे में हमने किसने बताया। तो एम्बर इफेक्ट की एम्बर को जब रब किया जाता है किसी बिल्ली की खाल के साथ, बिल्ली की स्किन के साथ, या फिर सिल्क क्लॉथ के साथ, तो एम्बर के पास एक विशेष प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो छोटे छोटे फीदर्स को, हेयर्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये फिनोमेना बताया किसने हमारे को? तो लगभग अप्रोक्सीमेट 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस नाम का एक साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते हम इसको, ये मैथमेटिशियन था। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी भी होंगी, ये थेल्स थ्योरम इसी की दी हुई है,
थेल थ्योरम के बारे में पढ़ा है आपने। तो 600 BC में सबसे पहले इसने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि एम्बर को जब बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है तो उसके पास एक विशेष प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाती है, पेपर ऑफ पीसेज को, छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये 600 BC के बारे में बता दूँ मैं आपको। 600 BC का मतलब क्या है? ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से अपनी सन जो हैं 0, 1, 2, 3, जैसे आज 2020 है, 2010, ये सारी ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू हुई हैं। तो वहाँ से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ से 0 से स्टार्ट किया गया, सन 1, 2, 3 ऐसे सन चलती गई और आज 2020 है जैसे। तो ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले? 600 साल पहले। तो 2000 साल आज गुजर चुके हैं मान लो, तो 600 साल पहले, तो टोटल कितने साल हो गए? 2600 साल हो गए अप्रोक्सीमेट। तो ये मतलब है 600 BC का, ईसा के जन्म के 600 साल पहले। तो थेल्स ऑफ मिलेटस जो थे उन्होंने सबसे पहले ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया और लोगों को इसके बारे में बताया कि एम्बर के पास ये खासियत आ जाती है कि एम्बर को जब किसी चीज़ के साथ रब किया जाता है तो लोगों ने इसकी ओर काफ़ी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2000 साल तक लोगों ने मतलब इसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया, फिर इसको इतना अनइम्पोर्टेंट माना गया, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इस फिनोमेना को। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का जन्मदाता यही वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तो गलत नहीं होगा। वास्तव में मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का जो जन्म है वो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है। तो 2000 साल तक तो इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सन 1600 में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो उस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे, फैमिली डॉक्टर भी जिसको बोल सकते हैं हम। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए और उन्होंने ये कहा कि जो थेल्स ने जो ऑब्जर्व किया है कि जब हम एम्बर को किसी चीज़ के साथ रब करें तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है। तो ये एम्बर के पास ही नहीं, जब भी कोई दो चीज़ों को हम रब करते हैं, जैसे ग्लास की रोड है या प्लास्टिक की कोई चीज़, तो लगभग सभी चीज़ों के पास ये विशेषता आती है जिनको दो को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इसके पीछे का रीज़न जो था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थेल्स इसके पीछे का रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिटर्न में उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, थेल्स के पास रिटर्न में कोई एविडेंस नहीं दे पाया, इसलिए लोगों ने इसको अनइम्पोर्टेंट माना, इसकी थ्योरी को। फिर डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इसके पीछे का रीज़न बताने की कोशिश की। थेल्स ने भी बताने की कोशिश की थी कि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास भी क्या होती है? सोल होती है। थेल्स की ये थ्योरी थी। थेल्स ने बताने की कोशिश तो की थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ये फिनोमेना क्यों हो रहा है। तो काफ़ी फ़नी स्टोरी है ये। देखो इसने क्या कहा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जैसे एम्बर है उसके पास भी क्या है? सोल है, आत्मा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दो चीज़ों को रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसके कारण वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उनके पास एक खासियत आ जाती है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि कुछ फ्लूइड टाइप है, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी, इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी, इलेक्ट्रिक फ्लूइड थ्योरी डेवलप की इसने। और अपनी जो बुक थी डी मैग्नेट, उसमें इसने पब्लिश किया, रिटर्न में लिखा, फिर लोगों ने उसकी ओर ध्यान दिया। तो डी मैग्नेट में जो ऐसी बुक थी कि डी मैग्नेट में अर्थ के मैग्नेटिज्म का काफ़ी जिक्र किया हुआ था डी मैग्नेट में, उसी में अपनी ये थ्योरी इसने लिखी, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड थ्योरी, जो कि हम जानते हैं कि जो मतलब इतनी सही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पता चलेगा जब आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझोगे कि क्या हो रहा है। अब चार्ज के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्ट्री में जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, जो जो चीज़ इंटरेस्टिंग थी, वो तो हमने कवर कर ली। अब आते हैं मेन साइंटिस्ट के ऊपर। जैसे जैसे
डेवलपमेंट हुई यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे जैसे 17th सेंचुरी आती गई, 17th सेंचुरी के आते आते 17th सेंचुरी के लास्ट में सन 1746 लेट 1746 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलम्स, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काफ़ी मेहनत की और कुछ कंक्लूजन निकाले। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो ही अपने खास या वो साइंटिस्ट कहें जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या फिनोमिना है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो उसके पास चार्ज आ जाता है, किन कंडीशंस में ये आता है, उसका नामकरण किया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज 17th सेंचुरी में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इसके बारे में भी एक थ्योरी है कि शुरू में जिसने देखा कि ग्रीक लोगों ने ये चीज़ देखी कि जब एक इलेक्ट्रा जो आपने सुना है, जिसको हम माइका बोलते हैं इंग्लिश में माइका, और हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं अभ्रक, तो ग्रीक भाषा में उसी चीज़ को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रा। जब इलेक्ट्रा को रब किया जाता था किसी दूसरी चीज़ के साथ, है जैसे सिल्क क्लॉथ है, तो उसके पास एक खासियत आती थी कि इलेक्ट्रा भी जो है वो फीदर्स को या पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता था। तो लोगों ने क्या कहा कि इसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रा के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ग्रीक लोगों ने इलेक्ट्रा में, माइका में ये खासियत देखी, ये विशेषता देखी, प्रॉपर्टी देखी, तो लोगों ने इसका नाम देने की कोशिश की, चार्ज आ गया। चार्ज किस में आया, इलेक्ट्रा में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। नाम का तो पता लग गया आपको, नाम कैसे पड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रा में चार्ज आया, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम पड़ गया इसका। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम भी करके देख सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब हम एक पेन को बालों में रब करते हैं, पेन को, और उसको पेपर ऑफ पीसेस के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है। मान लीजिए ये पेन है, एक पेन को जब बालों में रब किया जाता है और पेपर ऑफ पीसेस के पास ले जाया जाता है, तो ये उसको अट्रैक्ट करता है और चिपका लेता है, अट्रैक्शन दिखाई देता है हमारे को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो हम भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि इसके पास एक ऐसी विशेषता आ गई जिसके कारण ये क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पुल करना या किसी चीज़ को पुश करना। तो हम अगर ये एक्सपेरिमेंट कॉम के साथ करके देखना चाहें तो कॉम में भी कर सकते हैं। जब हम एक कॉम लेके, कंघा लेके उसको ड्राई हेयर्स में रब करें, तो वो भी पेपर ऑफ पीसेस को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। हमने क्या कहा कि इसने इसको क्या कर लिया, इसने इसको चिपका लिया, हमने इसका क्या नाम दिया, क्लिंग। चिपकना मतलब क्लिंग। तो ये फिनोमेना क्यों हुआ, जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया, स्टैटिक चार्ज आ रहा है। स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है। जब एक चीज़ को दूसरे के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्टैटिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये फोर्स लगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा कि कौन सी फोर्स है, कौन सी क्लिंग है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग जो है उसके कारण चीज़ें एक दूसरे से चिपकती हैं। अब जब कॉम को या दूसरी चीज़ों के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब इसके ऊपर तो चार्ज आएगा लेकिन इसके ऊपर तो चार्ज नहीं है, फिर भी ये इसको क्यों चिपका लेता है। अगर ये चार्ज होता है इसके ऊपर तभी ऐसा होना चाहिए था। बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कॉम है, कॉम जो है वो भी पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करता है। कॉम को जब चार्ज करते हैं हेयर्स में, तो ये फिनोमेना क्यों होता है,
जब ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज नहीं है, फिर भी ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया, मान लो पेन है या अपना कॉम है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, तो क्या अगर पेपर के पीसेस को देखें हम, तो पेपर ऑफ पीसेस के ऊपर इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज आएगा, ऊपर पेपर ऑफ पीसेस के ऊपर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा, नीचे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और चिपक जाएगा। चीज़ है समझ में। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होता तो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव पेपर के, और इसको चिपका लेता। बस यही रीज़न है कि ये पेपर ऑफ पीसेस को क्यों चिपका रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग वो फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है, आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा इसके बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके ऊपर हमारी सारी दुनिया टिकी हुई है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऊपर चलती है, सारी दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के ऊपर चलती है। तो आप कहोगे सर सारी दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के ऊपर कैसे चलती है। दुनिया में जितने भी फोर्स आपने पढ़े हैं, हमने दुनिया में हज़ारों टाइप के फोर्सेज पढ़े हैं। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है 11th क्लास में, हमने विस्कस फोर्स पढ़ा है, हमने सरफेस टेंशन पढ़ा है, हमने कोइजन और एडिजन पढ़ा है। तो जितने भी फोर्सेज हैं दुनिया में वो बेसिकली 4 फोर्सेज से ही बना दिए हमने। 4 फोर्सेज फंडामेंटल फोर्सेज बने हैं नेचर में। 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा है। फंडामेंटल फोर्सेज, फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों का तो एरिया ही अलग है। ये कहाँ पे लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारी दुनिया में जो 2 फोर्स हैं वो ये 2 फोर्स हैं जो हमारी दुनिया में लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स है मास। 2 मासेस के बीच में ये फोर्स लगेगा और अट्रैक्ट करेगा हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स ये है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सा है, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो हमने हज़ारों टाइप के फोर्सेस थे, उनको 2 ही फोर्सेस में हमने डिवाइड कर दिया कि मास के कारण जो फोर्स लगेगा सीधा सीधा किस कंक्लूजन पर पहुँचे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो फोर्स मास के कारण नहीं है वो सीधे सीधे वो फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमने हज़ारों टाइप के फोर्सेस पढ़े हैं। तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। हाँ, ये बात सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के ऊपर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। जैसे जब मैं चौक से बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो इस फोर्स को कौन से फोर्स से एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा फोर्स है ये, कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये मास के कारण नहीं है। हमने क्या किया, हमने चौक को बोर्ड के ग्रीन पार्टिकल के साथ रब किया। रब करने से लिखा गया, अगर मास के कारण अगर होता तो ऐसे दूर से ही अगर ऐसा कर रहा होता तो सारे के सारे पार्टिकल्स चिपक गए होते। मास के कारण तो नहीं है ये फोर्स। तो ये फोर्स किसके कारण है, चार्जेस के कारण। चार्जेस के कारण कैसे कि मैंने जब इसको इसके साथ रब किया तो ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली चार्ज। और रबिंग में चार्ज आ जाता है तो इसके ऊपर एक के ऊपर जब पॉजिटिव आया होगा तो एक के ऊपर नेगेटिव मान लीजिए, तो अट्रैक्ट करके क्या हो गया, चिपक गए पार्टिकल्स। तो चौक के पार्टिकल्स बोर्ड के ग्रीन पार्टिकल के साथ क्यों चिपक गए, कौन सी फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। तो दुनिया में जितने भी फोर्स आप देखो सारे के सारे कौन से फोर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं। जिनका सोर्स मास नहीं है, सीधे सीधे कौन से फोर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन। अब आप कहोगे फ्रिक्शन तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो फ्रिक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है बताइए, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो मास के कारण नहीं लगता, वो 2 सरफेसेस के कांटेक्ट के कारण लगता है। तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे हुआ, जैसे
हम ग्राउंड के ऊपर पैर रख के चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ रब करते हैं। रबिंग में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है और ग्राउंड जो है हमारे पैर को पकड़ लेता है बस। या फिर आप ये कहोगे कि गाड़ी जो है, गाड़ी चलती है तो गाड़ी के टायर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी फ्रिक्शन लगता है। तो गाड़ी जो है हम क्या जानते हैं कि एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो गाड़ी के टायर भी एटम से मिलकर बने हुए हैं और ग्राउंड भी एटम से मिलकर बना हुआ है। और वहाँ पे एटम में ऑलमोस्ट स्पेस क्या होता है, एम्प्टी, खाली। तो जब ग्राउंड के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं तो खाली जगह होती है बहुत ज़्यादा। और ये जो टायर है, गाड़ी के टायर, उसके एटम्स, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कंडीशन होती है कि इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में फंस जाते हैं ऐसे। और जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं। इस इंटरलॉकिंग में क्या होता है, या तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। ज़्यादा फोर्स लगा के चलेंगे आगे तो इंटरलॉकिंग में क्या हो जाता है, एक का इलेक्ट्रॉन टूटेगा, चाहे ग्राउंड का टूटे चाहे इसका टूटे। तो इलेक्ट्रॉन टूटने के कारण बस जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन टूटा पॉजिटिव चार्ज, ग्राउंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वो टायर जो है नेगेटिवली चार्ज बस। और ऐसे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इस दुनिया में हमने हज़ारों टाइप के फोर्सेस पढ़े हैं, लेकिन उनका नाम अलग अलग रखा है। अगर सभी का नाम सभी को इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, अलग अलग लोकेशन पर कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने उन फोर्सेस का नाम अलग रखना पड़ा। जैसे इस फोर्स को क्या बोलेंगे कि बोर्ड का पार्टिकल जो है वो चौक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, चिपक रहा है, तो इसका नाम हमने क्या रखा, कोहिजन, एडिजन। एडिजन मतलब उल्टा, कि इसके पार्टिकल ने इसके पार्टिकल को अट्रैक्ट किया, एडिजन। कन्फ्यूजन ना हो, एक ही टाइम पे हम सभी फोर्सेस को इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने नाम क्यों रखा अलग, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फ्रिक्शन का नाम सुनते ही आप समझ जाओ कि ग्राउंड पे चल रही है कोई चीज़ और फ्रिक्शन लग रहा है, कहीं पे कोई चीज़ ऐसे स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन लग रहा है। बेसिकली ये फोर्स भी किसके कारण है, देखिए ये भी यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन ही हो रहा है। एडिजन जो है वो हम जान गए यहाँ पे। एडिजन क्या है कि डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच जो फोर्स लगे, बोर्ड का जो एटम है वो इस एटम, चौक के एटम को चिपका रहा है, इसलिए कौन सा फोर्स है, एडिजिव फोर्स, एडिजन फोर्स। चौक के पार्टिकल्स के बीच, सभी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, कोहिजन। सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होगा, सेम टाइप के एटम्स के बीच, उसका नाम क्या रखा, कोहिजन। और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स या डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, एडिजन, एडिजिव फोर्स। तो हर एक लोकेशन पर हज़ारों फोर्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो सीधे सीधे हमने ये सोचना है कि जो फोर्स मास के कारण नहीं है वो सीधे सीधे कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर वापस आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की दो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जब एक चीज़ को दूसरी के साथ रब करते हैं तो इसके पास एक विशेषता आती है, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, इसके पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसके कारण ये दूसरी चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसकी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग possessed by a material object by virtue of which
it can experience a force when it is kept in electrical and magnetic field. जब हमने इस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रब किया तो इस बॉडी के द्वारा, इस मेटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ ग्रहण कर लिया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, कुछ तो है जो किसी बॉडी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, पोसेस्ड बाय ए मेटेरियल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण वो क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जब आप उसको किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रहण की गई कोई खासियत है, उसके द्वारा की गई, ग्रहण की गई कोई एक विशेषता है। तो इसके कारण ही दूसरी डेफिनेशन बना देते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक तो ये डेफिनेशन होगी, फंडामेंटल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ तो है जो किसी बॉडी के द्वारा ग्रहण किया गया है। जब उसको आप किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके द्वारा वो फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है, फोर्स लगा भी सकता है वो, ये बात भी है। तो हमने क्या कहा कि ये एक मटेरियल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको बिना रब किए गए किसी चीज़ के पास ले गए थे तब ये उठा नहीं रहा था, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। रबिंग में क्या हो गया? रबिंग करके जब हम ले गए तब ये छोटे छोटे फीदर्स को अट्रैक्ट करने लग गया। तो रबिंग में क्या हो गया? रबिंग में इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, एक ऐसी खासियत आ गई, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इसके पास आ गई जिसके कारण ये क्या अप्लाई कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है। उसी चीज़ को देखते हुए इसी की दूसरी डेफिनेशन बनाएगी। दूसरी सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी डेवलप्ड on a particle due to which it can apply force on another particles. सो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक दूसरी डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन हमने बना दी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी पार्टिकल की, डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल्स, जिसके कारण वो किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है, उसको खींच सकता है अपनी ओर और उसको रिपेल भी कर सकता है, धक्का दे सकता है। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल कंडीशन छुपी हुई है इस डेफिनेशन में, इसमें समझो चाहे आप इसमें समझो। फंडामेंटल कंडीशन क्या है? फंडामेंटल कंडीशन है ये कि ये एक पार्टिकल की विशेषता है। इट इज़ डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल, इट इज़ पोसेस्ड बाय ए मेटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के एक विशेषता है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल के विशेषता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल के ऊपर आता है, ये अगर है तो इसके ऊपर रब करेंगे तो चार्ज आएगा, बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं आ सकता। तो फंडामेंटल कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी ए पार्टिकल, बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं आ सकता। तो पार्टिकल होगा तब चार्ज आएगा। तो चार्ज अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी की या एक पार्टिकल की क्या है? विशेषता। जैसे समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि
आपका स्कूल जो है अब हॉकी का चैम्पियन हो जाएगा। तो हॉकी का चैम्पियन होना, तो आप किसको देखोगे? कोई नया स्टूडेंट आया उसको देखोगे। हॉकी का चैम्पियन कैसे हो जाएगा जब कोई नया स्टूडेंट आया ही नहीं? तो हॉकी का चैम्पियन होना जो है वो एक स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, स्टूडेंट की विशेषता है। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल की, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की विशेषता, एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है वो। वही चीज़, सेम चीज़। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको चार्ज किया तो हिडन में एक छुपी हुई चीज़ क्या है कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पार्टिकल आया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हुई। अब चार्जेस के लिए जो दो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो था प्लास्टिक और ग्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रबिंग से आता है और चार्ज कितने प्रकार का होता है हमारे को नहीं पता था उस टाइम पे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, उनका नामकरण, उनका नाम क्या रखें। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 kinds of charges, 2 kinds of charges, चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, 2 kinds of charges। उसके लिए क्या किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, केयरफुल एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखना। क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में कि एक ग्लास रोड ली गई, एक ग्लास रोड जिसको सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया गया, ग्लास रोड ली गई, और उसके साथ ही दूसरी ग्लास रोड, सेम प्रोसीजर, सिल्क के क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके लटका दी गई। ठीक है, क्या देखने को मिला? इन दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। क्या देखने को मिला? रिपल्शन। फिर क्या किया गया? एक प्लास्टिक की रोड ली गई, एक प्लास्टिक की रोड और दूसरी भी प्लास्टिक की रोड, सिल्क, दोनों सिल्क के साथ रब करके रब की गई और इनको एक साथ लटकाया गया। दोनों सिल्क के साथ रब करके लटका दी गई। अब देखने को मिला, क्या देखने को मिला? इन्होंने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। क्या देखने को मिला? रिपल्शन, कि रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से मुंह फेर रही हैं। फिर क्या किया गया? एक प्लास्टिक और एक ग्लास, एक ग्लास और एक प्लास्टिक, दोनों को आप एक साथ लटकाया गया। तो क्या देखने को मिला कि इन्होंने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया। एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया। क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। जब ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिला? जब ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि सिर्फ क्या दिखाता है? चार्ज, अट्रैक्शन दिखाता है। क्योंकि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करके ऐसे पास ले जाते थे, फीदर्स के पास या फिर हेयर्स के पास, तो वो उनको अट्रैक्ट करता था। सिर्फ क्या से होता था? अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज, इनके ऊपर चार्ज, चार्ज है इनके ऊपर। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? रिपल्शन। रिपल्शन, सेम चीज़ है, सेम नेचर है। मान लीजिए सेम चीज़ के ऊपर सेम चार्ज आया हुआ, सेम चीज़ के ऊपर सेम चार्ज, तो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर क्या होगा? डिफरेंट चार्ज। यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन और यहाँ पे क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। तो साइंटिस्ट का माथा ठनका, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हुई। क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ एक ही बिहेवियर जानते थे कि चार्ज सिर्फ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या दिखाई दे गया कि कंडीशन निकालने की कोशिश कीजिए जैसे दूसरे साइंटिस्ट ने निकाले उस टाइम पे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक या डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट, तो जब ये कंडीशन आई कि चार्जेस डिफरेंट, जब शब्द आया तो इसका मतलब चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। अब साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि रिपेल भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। चार्ज, हम क्या चाहते हैं कि चार्ज अगर अट्रैक्ट करता तो सिर्फ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बनता, न रिपल्सन का फॉर्मूला बनाना पड़ता, न इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती। क्योंकि फिजिक्स क्या चाहती है? यूनिफिकेशन, सिरदर्दी को कम से कम करना चाहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है
कोई नहीं, एक अट्रैक्शन करता है, सिर्फ अट्रैक्शन, इसलिए अट्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया। और ज़्यादा एक्सरसाइज रिपल नहीं करता, रिपल वाली सिरदर्द नहीं, और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं हमारे को। तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है सिर्फ अट्रैक्शन शो करता है, सिरदर्दी खत्म, रिपल नहीं करेगा, ना रिपल का फॉर्मूला बनाना। लेकिन यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन देखी उन्होंने, चार्ज क्या करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट की रिपेल दोनों काम कर रहा है। अब ये तो मजबूरी होगी कि मानना पड़ेगा कि चार्ज अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो चार्ज अगर 2 टाइप के होते हैं तो इनका नाम क्या रखें। तो जब इनके नामकरण का टाइम आया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ज़्यादा सोचा कि इनका नाम क्या रखा जाए कि चार्ज 2 टाइप के अगर हैं। तो बेंजामिन ने कहा कि देखिए, मैं इनका नाम रखूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लोग हंसने लगे, लोगों ने काफ़ी खिल्ली उड़ाई कि ये कैसा नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या आज तक सुना है किसी बच्चे का नाम पॉजिटिव नेगेटिव किसी ने रखा हो? नाम रखते हो तो कम से कम ढंग का तो रखो, ये कैसा नाम हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देखिए, मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, मैं ऐसे ही इनको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल लॉजिकल नेम है, मैं किसी लॉजिक को देखकर रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दिया। आप समझ में आएगा आपको, जैसा कि मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये क्यों रखा। तो चार्जेस का नाम जब उस टाइम पे रखते थे तो उस टाइम पे नाम रखने की प्रथा क्या थी, किसी चीज़ का नाम हम रखते थे तो या तो उसके गुण के आधार पर रखते थे, या कोई उसका गुण देखा हमने, फिर जैसे किसी ने हाइड्रोजन का कोई गुण देखा है उसमें तभी हाइड्रोजन रखा है। किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड, हमें देखा कि कार्बन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक गुण है वो उसका कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बस उसको नेचर को देखते हुए, गुण को देखते हुए नाम रखे जाते थे। तो या फिर किसी साइंटिस्ट के नेम पे नेम रखते थे। जैसे हमारे को बताया कि फोर्स के ऊपर न्यूटन ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, इसलिए फोर्स का यूनिट क्या बना दिया, न्यूटन। और जूल जो है वो वर्क जो है उसके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जूल ने उसके ऊपर काम किया। इसके लिए जूल के ऑनर में हमने वर्क की यूनिट क्या बना दी, जूल। फोर्स की यूनिट न्यूटन के ऑनर में न्यूटन बना दी। तो ऐसे ही नाम रखे जाते थे उस टाइम पे, नाम रखने की यही प्रथा थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। देखिए, मैंने क्यों कहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, एक का नाम पॉजिटिव रखेंगे और दूसरे का नाम नेगेटिव रखेंगे, उसके पीछे रीज़न है। ऐसे नहीं कि ऐसा कभी देखा आपने कि जब हम 2 चीज़ों को मिलाएं और चीज़ ही ख़त्म हो जाए, तीसरी चीज़ ही ना बने। जब हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, H गया, O गया, तो H2O आया। जब 2 चीज़ें गई तो तीसरी नहीं बनी। ऐसा कभी होता है कि 2 चीज़ों को मिक्स करो और चीज़ ही ख़त्म हो जाए, तीसरी न बने। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएं, नाइट्रोजन गया, हाइड्रोजन गया, NH3 अमोनिया बना। ऐसा कभी होता है कि 2 चीज़ों को हम मिलाएं और चीज़ ही ख़त्म हो जाए, उनका रिजल्ट क्या है, 0। तो लोगों ने कहा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसने कहा कि होता है, यहाँ होता है। ऐसा कब पॉसिबल है कि 2 चीज़ों को मिलाएं और उनका रिजल्ट क्या है, 0, चीज़ ही वैनिश हो जाए, दिखाई ही न दे कुछ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो उसने कहा कि यहाँ होता है, यहाँ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। +5 और -5 को अगर आप ऐड करते हैं तो इनका रिजल्ट क्या आता है, 0। उसने कहा कि देखो, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने देखा कि जब ये अलग अलग थे तो ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे, चिपका रहे थे, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहे थे, चिपका रहे थे। ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी चिपका रहा था, ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड। तो मैंने सोचा कि एक प्लास्टिक और एक ग्लास की रोड अगर मैं ले और दोनों को मिला के अगर पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करवाऊँ तो डबल फोर्स से इनको खींचना चाहिए, डबल फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैंने एक प्लास्टिक की रोड ली और दूसरी ग्लास की रोड ली। जब मैंने दोनों को मिला के उठवाने की कोशिश की पेपर ऑफ पीसेस को, तो इन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया, ग्राउंड पर ही पड़े रहे। मतलब दोनों चीज़ों को मिलाने पे रिजल्ट क्या आया, 0। जब मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि भाई प्लास्टिक और ग्लास जो है इकट्ठा ना उठाते हों, अलग अलग उठाते हों, तो अलग अलग
को फिर अलग करके फिर अलग अलग से उठवाने की कोशिश की गई और क्या देखा, इन्होंने नहीं उठाया। मतलब इनकी ताकत क्या हो गई, जीरो। इनका वो इफेक्ट ख़त्म ही हो गया। इनका वो इफेक्ट कहाँ गया, ख़त्म ही हो गया। मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता कि जब दो चीज़ों को रब करें हम, और ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम दो चीज़ों को ऐड करें, दो चीज़ों को ऐड करने पे रिज़ल्ट क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि जब दो चीज़ों को हमने ऐड किया, ऑन एडिंग डिफरेंट टाइप के चार्ज आए होंगे अगर, तो डिफरेंट टाइप के, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है कि +5 और -5 को ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या है, जीरो। इनके ऊपर अगर डिफरेंट नेचर का चार्ज माना जाए, एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, तभी ये पॉसिबल होगा कि ये इनका रिज़ल्ट क्या है, जीरो, इनकी ताकत ख़त्म हो जाए। तो ऐसा जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक से मैंने रखा है कि ऐसा नहीं कि वैसे ही रख दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक है कि जब दो अपोजिट नेचर वाले जो चार्जेज हैं, जिनके ऊपर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अगर उनको आप मिलाते हो तो रिज़ल्ट क्या रहता है, जीरो। और ऐसा सिर्फ किस में पॉसिबल है, मैथमेटिक्स में। तो दो टाइप के होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नोमेनक्लेचर किया। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, डिस्चार्ज हुआ। अब डिस्चार्ज क्या होता है, तो डिस्चार्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ डिस्चार्ज। क्या पढ़ना है हमने, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। I will explain what is discharge of electric charge। डिस्चार्ज हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं। मान लीजिए हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं, मैंने इसको इसके साथ रब किया, इसके पास एक ताकत आ गई जिसके कारण ये जो है दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने अगर इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट की, हमने इसके ऊपर काम किया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको इसके साथ रब करते हैं तो उस रबिंग में दोनों चीज़ों के पास क्या आ जाता है, चार्ज। तो वैसे आपको पता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक के ऊपर जितना पॉजिटिव आया होगा दूसरे के ऊपर उतना ही क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज क्या होता है, जब मैंने इन दोनों को चार्ज किया तो मैंने कहा कि भाई मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम रखो। तो ये मेरे दी हुई एनर्जी को वापस करते हैं, जो मैंने इनको एनर्जी दी है, मेरे द्वारा दी गई एनर्जी को ये वापस करते हैं। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब मैं एक को दूसरे के साथ रब करता हूँ तो मैं अपनी कुछ एनर्जी खर्च करता हूँ, मैं इनको अपनी एनर्जी देता हूँ, काम करता हूँ इसके ऊपर, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी हमारे को वापस करते हैं। तो एनर्जी किस फॉर्म में वापस करेंगे, तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी हमारे को वापस करेगा, किस फॉर्म में करेगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं और दोनों को जब पास में लाया जाता है तो यहाँ पे जो है वो अपनी एनर्जी वापस करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, जब दोनों चीज़ों को पास ले जाएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस होगा और चट की आवाज़ आएगी। तो जो एनर्जी वहाँ पे हमारे को मिली, हम देते अलग फॉर्म में हैं, रबिंग आपको पता है फ्रिक्शनल फॉर्म में एनर्जी दी हमने इसको, हमारे को मिलती अलग फॉर्म में है। हमारे को किस फॉर्म में एनर्जी मिली, थोड़ा सा स्पार्क निकला, थोड़ी सी लाइट बोलते हैं हम उसको, थोड़ा सा जो है वो साउंड भी हुआ। तो हीट, लाइट
और साउंड की फॉर्म में हमारे को एनर्जी वापस मिलती है। तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमारी एनर्जी वापस करता है। तो उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा, डिस्चार्ज होना। इसको बोला हमने रबिंग को चार्ज होना, और उसकी उल्टी प्रोसेस क्या है, डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिस्चार्ज काफ़ी खतरनाक चीज़ है भाई, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रब कर दें, तो दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रब किया गया, तो अगर उनको आपस में पास में लाया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्क दिखता है और आवाज़ भी होती है। ठीक है, तो दो के बीच जो स्पार्क या जो लाइट हमारे को दिखती है, जो साउंड हमारे को दिखता है। अब बारिश के दिन आते हैं, बारिश के दिनों में भी हमारे को क्या दिखता है, थोड़ी सी लाइट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है, वही लाइट जो है वो आसमान में भी दिखाई देती है हमारे को, और साउंड भी सुनाई देता है हमारे को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा गया कि क्या ये वही स्पार्क है, क्या ये वही चीज़ है, ये चार्ज जो है क्या वही चीज़ है, सेम चीज़, ये जो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्चार्ज है क्या वही डिस्चार्ज है ये? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि हो सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो वहाँ तक पहुँचना तो क्या है, इम्पॉसिबल, लेकिन पता नहीं लगा सकते हम। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रब करके जब हम ऐसा हाथ लगाते हैं, ऐसा हाथ लगाया तो यहाँ का चार्ज जो है वो मेरे उंगली से होते हुए ग्राउंड में लीक हो जाता है और मेरे को एक शॉक लगता है, जोर का झटका लगता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि अगर एक चीज़ के ऊपर चार्ज आता है और वो हमारे को शॉक देता है, झटका देता है, तो अगर वही वाला शॉक हमारे को अगर वहाँ लगे, लाइटनिंग अगर वो ही चीज़ है, चार्ज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जेस का एक फिनोमिना है, जैसे चार्जेस के कारण यहाँ पे झटका लग रहा है, तो अगर वहाँ जो भी प्रोडक्शन है वो अगर मेरे को वैसा ही अगर इलेक्ट्रिक शॉक दे दे तो मैं समझ जाऊँगा कि ये वही डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा, बहुत सोचा कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, वहाँ तक अप्रोच है ही नहीं अपनी, क्योंकि क्लाउड्स की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आइडिया लगाया कि मैं एक पतंग बनाता हूँ। तो पतंग बना के वो एक ऊंची पहाड़ी पे चला गया और वहाँ पे उड़ा दिया उसने पतंग को, और डोर के साथ, पतंग की डोर के साथ एक मेटल की चाबी बांध दी, ताकि वहाँ पे जाए चाबी, उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाए। और जब चाबी को नीचे उतारूंगा, अगर मैंने उसको हाथ लगाया चाबी को, तो मेरे को झटका अगर देती है तो मैं समझ जाऊंगा, मैं किस कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि वही चार्ज ऑफ डिस्चार्ज है, वही चीज़ है, सारी की सारी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही है वो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग बना के चाबी टांग के उसमें, और वो पहुंचाई ऊपर, उतारी वापस। तो जैसे उसको टच किया चाबी को, तो वो देखता है कि उसको कोई शॉक नहीं लगता। तो वो एक बार काफ़ी मायूस भी हुआ। तो अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए। तो उसने फिर दोबारा से जो है चाबी जो है वो बांधी और दोबारा से भेजी ऊपर। अब क्या हुआ, उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट होगी तो जो डोर थी, जो धागा था, वो गीला हो गया पतंग का। अब आपको पता है कि वो एक इंसुलेटर न रह करके क्या बन गया, कंडक्टर। तो चार्जेज आए वहाँ से थ्रू द डोर के थ्रू चार्जेज आए, और उसको बहुत तेज़, बहुत ज़ोर का शॉक उसको लगा। वो बस मरते मरते बचा। तो उसको लाइटनिंग का जो शॉक था उसका इतना दर्द नहीं हुआ, उसको खुशी ज़्यादा हुई। उसको खुशी इस बात की हुई कि कोई आज तक डिस्कवर नहीं कर पाया वो चीज़ मैंने डिस्कवर कर ली, कि मैंने पता लगा लिया है कि जो डिस्चार्ज ऑफ चार्ज यहाँ पे देखते हैं हम, दो चीज़ों के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, वही डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे है, क्लाउड्स में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हिस्ट्री क्रिएट की। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्रिएट ए हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवरी की, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहला आदमी था, वो पहला इंसान था जिसने ये डिस्कवर किया कि जो क्लाउड्स होते हैं उनमें भी वही चीज़ होती है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
वही फिनोमिना होता है। ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, ये कोई दैवीय वैवीय प्रकोप नहीं है। इन लोगों को बताया, सुपरस्टिशन छोड़ो भाई, अंधविश्वास छोड़ो, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। तो लाइटनिंग इज आल्सो ए डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लाइटनिंग इज आल्सो ए डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्चार्ज ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज जो है वो कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। अगर दो चीज़ों को हम रब करें तो एक के ऊपर चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर भी आता है, हमारे को पता है। अगर दो चीज़ों को रब करें तो अगर ह्यूज अमाउंट में चार्ज आ जाए तो ह्यूज अमाउंट में ही क्या होगा, उसका डिस्चार्ज होगा। तो वो काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे लिए कई बार खतरनाक साबित हुआ है और ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसका मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आपको कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खतरनाक कैसे है। तो जो पुराने टाइम पे जो व्हीकल्स हुआ करते थे वो क्या था, उनमें जब वो हवा के साथ चलते थे, जैसे हवा में चलेंगे, हवा तो है ही, तो हवा ऑपोजिट डायरेक्शन से आके टकराती थी व्हीकल्स के ऊपर, व्हीकल्स की बॉडी के ऊपर, और उनमें क्या आ जाता था, चार्ज आ जाता था। चार्ज, वो चार्ज हो जाते थे। अब कई बार ऐसा होता था कि उनके ऊपर चार्ज आ जाता था और उनके पेट्रोल टैंक में जो था एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस अगर हो जाता था, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पेट्रोल टैंक में हुआ तो जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट हो जाती थी। तो फिर क्या किया गया कि सोचा कि इस डिस्चार्ज से कैसे बचा जाए। तो क्या किया गया, जैसा कि दिखाया गया है कि जो पेट्रोल टैंक होता था उससे एक मेटल की चेन जो है अटैच करके ग्राउंड में लटका दी जाती थी, और वो चेन जो है वो कंटिन्यूअस जब व्हीकल चलता रहता था तो ग्राउंड से टच होते हुए चलती रहती थी। ग्राउंड से टच होते हुए ऐसे पीछे पीछे ग्राउंड में व्हीकल्स के साथ जुड़ी हुई चेन ऐसे लटकती रहती थी और ग्राउंड पे लटकते हुए ही चलती रहती थी। तो जो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया, मान लीजिए उस गाड़ी के ऊपर, उस व्हीकल के ऊपर जो चार्ज आया वो थ्रू दैट चेन, थ्रू द चेन वो ग्राउंड में क्या होता रहता था, लीक होता रहता था। और ऐसे पेट्रोल टैंक में डिस्चार्ज न हो, पेट्रोल टैंक ब्लास्ट न हो, उससे बचने के लिए ये तरीका निकाला गया कि पुराने साधन जो थे उनमें ये होता था। आज आप जानते हो, आज किसी भी व्हीकल को आप देखो, किसी भी व्हीकल में आपको पेट्रोल टैंक से जो चेन जो है वो लटकी हुई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं लटकी हुई मिलेगी? वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर जानने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आज के दिन किसी भी व्हीकल में ये चेन वगैरह नहीं जोड़ी जाती और नई ग्राउंड से लटकाई जाती है, नई ग्राउंड से टच करवाई जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि टायर्स जो होते हैं वो रबड़ के होते हैं, और रबड़ जो है टायर्स का काला होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब वहाँ पे कार्बन यूज किया गया है, टायर्स में क्या ऐड कर दिया गया, कार्बन ऐड कर दिया गया। और कार्बन आपको पता है, कार्बन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो टायर्स के थ्रू जो है वो चार्ज आता है और ग्राउंड में लीक होता रहता है। गाड़ी के ऊपर चार्ज आया और टायर्स के थ्रू लीक होता रहता है ग्राउंड में। आज के दिन कोई मेटल की वगैरह लटकाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या कर दिया गया, गाड़ी के जो टायर थे रबड़ के होते हैं, रबड़ वैसे अलग कलर का होता है, वाइट या किसी दूसरे कलर का, लेकिन कार्बन ऐड कर देते हैं। कार्बन के कारण जो है उसका कलर, टायर्स, किसी भी व्हीकल के टायर देखो आप ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको। तो कार्बन ऐड करने के कारण उस व्हीकल की बॉडी पर जो चार्ज आया वो सीधा थ्रू द टायर्स ग्राउंड में लीक होता रहेगा और पेट्रोल टैंक में डिस्चार्ज से बच जाएंगे। और एक ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग जो है वो घटना मैं आपको दिखाता हूँ, 2011-12 की है, न्यूयॉर्क अमेरिका के एक गैस स्टेशन की, क्योंकि पेट्रोल पंप को जो है अमेरिका में गैस स्टेशन ही बोला जाता है। तो एक वीडियो देखिए, वीडियो के बाद बताता हूँ।
तो इस वीडियो में क्या था कि जो लेडी है वो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है, वो बार बार सीट के ऊपर जाके बैठती है, सीट से उठी फिर अपनी स्वेटर को ऐसे ऐसे करती है, ठीक है, बार बार सीट के ऊपर जाकर बैठती है, सीट से रबिंग होती है, उसकी फ्रिक्शन होता है, वो लेडी क्या हो जाती है, स्टैटिकली चार्ज हो जाती है। और जब वो उस नलकी को हाथ लगाती है, गैस स्टेशन की जो नलकी है या पेट्रोल पंप की नलकी, तो डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, और डिस्चार्जिंग में क्या लग जाती है, आग लग जाती है बस। तो ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, खतरनाक चीज़ है। अब आप सोचोगे कि जब दो चीज़ों को रब करते हैं तब चार्ज आता है, दो चीज़ों को रब किया तब चार्ज आया, तो चार्ज आता कैसे है? जब मैं कहूँ कि इसको मैं किसी पेपर ऑफ पीसेस के पास ले जाता हूँ तो अट्रैक्ट नहीं करता है। जब मैं इसको या इसको जैसे दिखाता हूँ आपको, इसको मैं बिना रब किए मैं इसको पेपर ऑफ पीसेस के पास अगर ले जाऊं तो मैं ये देखता हूं कि ये अट्रैक्ट नहीं करता। तो क्या इसके पास चार्ज नहीं है? इसके पास चार्ज है। तो क्या है कि वो अट्रैक्शन क्यों नहीं शो हो रहा, वो फिनोमेना, वो कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं आ रही इसके पास? तो मैं कहूँगा कि इसके पास, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे थे इसके पास चार्ज है, अभी आप कह रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो मैं किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ? मैं आपको नेट चार्ज के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0। हमारे को पता है कि चार्ज कैसे आता है, बाय रबिंग। रबिंग में क्या होता है ऐसा, तो क्या क्या फिनोमेना ऐसा होता है कि रबिंग से इसके पास एक ऐसी विशेषता आ जाती है जिससे ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो हम क्या कहते हैं, इसके पास चार्ज आ जाता है। तो वो कौन सा चार्ज है, नेट चार्ज। चार्ज कैसे आता है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताती है। किससे पता चला हमारे को? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बनाई हमने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कूलम ने। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताती है कि चार्ज कैसे आता है। दो चीज़ों को आप रब करते हैं तो उनके पास चार्ज कैसे आता है। जब मैं बिना रब के इसको किसी चीज़ के पास ले जाता हूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं कि नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0। तो चार्ज आता कैसे है? चार्ज आता है बाय इनइक्वलिटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है चार्ज कैसे आता है, बाय इनइक्वलिटी ऑफ चार्जेस। जब मैंने इसको रब नहीं किया था तब इसमें अगर 1 करोड़ पॉजिटिव चार्ज थे तो 1 करोड़ ही नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज आता कैसे है? तो हर एक ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन या जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमारे को पता है कि प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इक्वल नंबर में होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, और नेट चार्ज क्या रहता है, 0। तो जब तक बैलेंस रहेगा चार्जेस का, इक्वल प्रोटॉन या इक्वल इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, नेट चार्ज उसके ऊपर क्या रहेगा, 0। तो चार्ज आता है कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज किस तरह से आता है, बाई इनइक्वलिटी ऑफ चार्जेस। इनइक्वलिटी कैसे होती है, समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब दो चीज़ों को रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी देख लो, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के 3 स्टेप्स हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी पॉज करके नोट कर लो, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जब एक एटम को आप देखते हो, एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तब तक उसके ऊपर नेट चार्ज 0 और एटम क्या रहता है, न्यूट्रल। और इस दुनिया में सारी चीज़ एटम से ही बनी हुई हैं, तो एटम न्यूट्रल मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल।
जब आप इसको दूसरी चीज़ के साथ रब करोगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि रबिंग में हमेशा कौन ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन। हम ये कहते हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे को पता है कि एटम के अंदर क्या कंडीशन होती है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर सेल्स में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो बंधा रहता है, वह पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो चार्ज आता कैसे है, बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक चीज़ को दूसरे के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर एक के निकल गए, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दूसरी के साथ रब करते हैं हम उसके ऊपर। मान लीजिए इसके साथ रब कर रहे हैं हम, मैंने इसको इस चीज़ के साथ रब किया, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, तो क्या था, नेट चार्ज 0। जब मैंने इसको इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ रब किया तो इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और प्रोटॉन कितने हैं, 10। अधिकता किस चार्ज की है, एक्सेस चार्ज कौन सा है, 2, पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो जिस चार्ज की अधिकता होगी वही चार्ज उसके ऊपर आता है। इलेक्ट्रॉन का कम होना, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करती है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, नेगेटिव चार्ज को कम करना, पॉजिटिव बढ़ जाना। उस टाइम पे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके ऊपर अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। अधिकता किस चार्ज की रहेगी, अधिकता होगी नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की। पॉजिटिव चार्ज कम पड़ गया, अधिकता किस चार्ज की, नेगेटिव की। तो इसके ऊपर कौन सा, कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हो गए तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसलिए 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस चार्ज जो होगा, जो चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो एक बॉडी के ऊपर, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसमें तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चले गए उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण उसके ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो बताती है कि चार्ज कैसे आता है, बाय इनइक्वलिटी ऑफ चार्जेस। जब तक इक्वल नंबर में होंगे चार्ज नहीं आएगा। नेट चार्ज क्या रहता है उसके ऊपर, 0। अब हमने एक चीज़ देखी कि जब 2 चीज़ों को हम रब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों चार्ज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज। हमने ग्लास रोड ली, ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। हम ये जानते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर और ग्लास रोड के ऊपर भी आएगा। लेकिन सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा, ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, तो दिखाई तो नहीं देता किसके ऊपर पॉजिटिव माने, किसके ऊपर नेगेटिव माने। तो एक बार फिर मान लिया गया और एक सीरीज बनाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जिसको बोलते हैं। उस सीरीज में जो ऊपर ऊपर होगा उसके ऊपर मानते हैं पॉजिटिव चार्ज, सीरीज में जो नीचे वाला होगा उसके ऊपर क्या माना जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उस सीरीज में ऊपर ऊपर वाले जो होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव, ऊपर वालों को नीचे वाले के साथ रब किया जाएगा तो ऊपर वाले के पॉजिटिव और नीचे वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो सीरीज कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाएगी। सीरीज में सबसे पहले किसको रखा गया, ग्लास को, ग्लास, फ्लैनल, थर्ड फर या फिर हेयर भी बोल सकते हैं, हेयर। फोर्थ है लेदर, फिफ्थ पेपर, सिक्स्थ है वूल,
7th सिल्क, 8th मेटल, 9th वुड, 10th ह्यूमन बॉडी, 11th है रबर, 12th है एम्बर, 13th है सल्फर, 14th वैक्स, 15 एबोनाइट, एंड 16 प्लास्टिक। तो ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव माना जाएगा और नीचे वाली चीज़ों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव माना जाएगा। मान लीजिए ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया, अगर ग्लास को सिल्क के साथ अगर रब किया गया तो ग्लास के ऊपर जो चार्ज माना जाएगा वो पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर, सिल्क नीचे वाला इस सीरीज में, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि प्लास्टिक को अगर सिल्क के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पता चल रहा है कि प्लास्टिक नीचे है तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सिल्क इस सीरीज में ऊपर है तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को देख करके दो चीज़ों को, ऊपर वाली चीज़ के ऊपर ये हिसाब लगा सकते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ऊपर वाले के ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाले के ऊपर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को देख करके हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब ग्लास रोड को हम किसी के साथ भी रब करें, ग्लास रोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव। प्लास्टिक रोड को आप किसी के साथ भी रब करो, प्लास्टिक रोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव। तो ये है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज।